प्यारे दोस्तों, कल हमने मॉक टेस्ट नंबर 33 जो है आपको कंप्लीट किया था, कंप्लीट करवाया था। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 34 में, है ना। जो हम लोग का मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट चलता है, इसमें 20 मैथ्स का प्रश्न हुआ करता है और 5 रीजनिंग का प्रश्न हुआ करता है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम बतला देना चाहते हैं कि यह जो आपका बैच है, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके यह मॉक टेस्ट इस बैच में कंप्लीट करवाया जा रहा है। चाहे जिनका बीपीएससी ट्री 3 हो, है ना, बिहार दरोगा का मेंस हो, झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, है ना, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके यह मॉक टेस्ट जो है आपको कंप्लीट करवाया जाता है। हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें जो है वह दिया जाता है आपको। चलिए, तो इन्हें कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई चीज सोचने की आवश्यकता नहीं। आप अगर इस मॉक टेस्ट को आप कर रहे हैं तो मैथ रीडिंग के लिए कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। आ जाइए, मॉक टेस्ट नंबर 34 का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता ए किसी कार्य को 18 दिनों में, जबकि बी जो है 20 दिनों में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सबका पर्सनल टाइम दिया गया किसी कार्य को पूरा करने के लिए। अच्छा, ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में। जबकि बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है? तो बी करता है 20 दिन में, है ना। और जबकि सी उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 180। पूरा कार्य 180 यूनिट। एफिशिएंसी सबका सोच लीजिए। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का कार्य क्षमता कहलाता है। चलिए, 18 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 10। 20 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 9। 30 दिन में 180, एक दिन में कितना करेगा? 6। अब क्या कहता सुनिए, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है। कौन कौन? बी और सी मिलकर, है ना। और किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। चलिए, 2 दिन बी और सी से काम करवा लीजिए। 180 यूनिट का पूरा काम है, बी और सी से 2 दिन करवाइए। दोनों के एक दिन का काम 9 6 15, 2 दिन काम करेगा, यानी 30 यूनिट काम कर लेगा बी और सी 2 दिन में। अब जो बचा हुआ काम है क्या कहता है? कहता है 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर बी और सी चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? शेष कार्य हम निकाल चुके हैं। ए इसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। ए का एफिशिएंसी कितना है आपका? 10, है ना। देख लीजिए, 180 में से आपका 30 चला गया, है ना। तो यह हो जाएगा 150/10, यानी ए जो है वह शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 15 दिनों में जो है सकी पूरा करेगा। नहीं, 15 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, शेष कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में जो है सकी पूरा करेगा। कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो बेझिझक, है ना, आप प्रश्न पूछने का काम कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब मेरे द्वारा दिया जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा। 1000 रुपया की धनराशि पर जो है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? सिंपल सा बात पहले आप सुन लो। देखो, 2 साल के सीआईएसआई के बीच का जो डिफरेंस होता है वह 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। बस यही बात को आप ध्यान में रखोगे, है ना। तो 1 साल का ब्याज पहले निकाल लीजिए, है ना। 1000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट कितना है? 5%। 1 साल का ब्याज निकाले, 1 साल के ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, इसका भी ब्याज निकाल लीजिए। यही 2 साल का डिफरेंस हुआ करता है। नहीं, अच्छा, यहां से देखिए 3 शून्य काट करके हटा लीजिए, है ना। 25/10, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2.5 रुपया। कितना मेरे भाई? 2.5 रुपया। यही तो 2 वर्ष के सीआईएसआई के बीच का अंतर है, 2.5 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप बाई फॉर्मूला भी रटते हो, है ना, कि 2 वर्ष के सीआईएसआई के बीच का अंतर P/R/100 का होल स्क्वायर, है ना। तो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप बात को समझ रहे हैं तो। देखिए, 1 साल में कोई डिफरेंस नहीं होता। पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन दूसरा साल साधारण ब्याज तो पहला साल जितना होगा उतना ही अगला साल भी होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जितना होगा अगला साल उतना होगा ही, साथ में पिछला ब्याज का ब्याज भी उसमें जुड़ जाता है। इसलिए 2 साल का जो डिफरेंस होता है वह 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। जी हां, आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा। कहता 4 10 12 और, है ना, 4 10 12 और 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? क्या बोला गया कि 4
10, 12 और 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना, कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपात कहने का मतलब दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसी को समानुपात कहा जाता है। पहले प्रोसेस देख लीजिए, मान लेते हैं, है ना, कि प्रत्येक में x जोड़ा गया। चलिए x जोड़ के देखिए, तो 4 प्लस में x, है ना, बटा 10 प्लस में x, है ना, बराबर में, है ना, बराबर में हो गया आपका 12 प्लस में x, है ना, और बटा कितना हो गया आपका, बटा हो गया आपका 24 प्लस में कितना हो गया आपका x। क्या जोड़ी जाए प्रत्येक संख्या में कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, यानी दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो यहां तो ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, बारी बारी से x की जगह पर क्या रखें ताकि इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाए, संतुलित हो जाए। अगर 5 का प्रयोग करते हैं तो 9/15 यानी 3/5। इधर देखिए 17, 29 नहीं, बराबर नहीं हो रहा है। अगर आप 4 का प्रयोग करोगे तो 8/14 यानी 4 बटा कितना 7। इधर आ जाइए 16/28, तो यह हो जाएगा 4 चौके 16, 7 चौके 28, 4/7 इधर भी और इधर भी, यानी x बराबर 4 रखने पर आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ने पर। कितना, 4 जोड़ने पर। जी हाँ, तो एक तो तरकीब यह है कि आप ऑप्शन से बना लीजिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है ना। आप देखिए एक बात आप ध्यान रखोगे कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए, है ना, कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। अच्छा, संख्या किसका किसका चर्चा है, 4, 10 और एक हो गया आपका 12 और क्या हो गया आपका 24, यही बात में है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा बात है, देखिए क्या करना है ना, देखिए ऊपर में लिखना है ना, क्रॉस कर लीजिएगा, ऊपर में गुणनफल का अंतर और नीचे में बटा में जो है ना, योगफल का अंतर। जो रिजल्ट आएगा वही जुटे घटेगा, है ना, तो परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। चलिए गुणनफल का अंतर देखिए, अंतर जो बड़ा होगा बड़ा वाला हम छोटा घटाएंगे, 96, 120, तो ये ऊपर हो गया गुणनफल का अंतर 120 माइनस में 96, नीचे जोगफल का अंतर 28 और यह कितना हो गया आपका 22। चलिए 28 और ये कितना हो गया आपका 22, तो ऊपर हो गया आपका 24 और नीचे कितना हो गया 6। जी हाँ, आपका उत्तर कितना हो गया 4। अपने आप खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। जो पूछा जाएगा आपसे, अगर जोड़ने का बात कहेगा तो जोड़ने वाला संख्या निकल के आएगा, घटाने का बात करेगा तो घटाने वाला संख्या निकल के आएगा। तो एक तरकीब यह है, गुणनफल का अंतर बटा जोगफल का अंतर, बस जो मान का प्राप्ति होता है, अगर प्रत्येक संख्या में उतना जोड़ेंगे घटाएंगे तो परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। दोनों प्रोसेस आसान ही है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। देखिए कहता है 2 पर पावर, ध्यान दीजिएगा आराम से, कहता है आपसे 2 पर पावर n/2 बराबर में 64। अच्छा बताओ चला, 64 को आप, है ना, 2 के रूप में कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर के रूप में, तो 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर क्या लिखोगे 6, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, यानी n/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 6, n बराबर कितना हो गया आपका 12। अच्छा आपसे क्या पूछा गया, n+2 पूछा गया। जी हाँ, तो n+2 बराबर, तो n का मान 12 प्लस में 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 14। यही तो आपका राइट आंसर है ना, 14। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। है तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। क्या कहता है 5वां, देखिए कहता है यदि P 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है ना, तो 6P, है ना, 4 का चौथा समानुपाती क्या होगा। देखिए आपसे प्रथम समानुपाती पूछा जाता है, द्वितीय समानुपाती पूछा जाता है, तृतीय समानुपाती, चतुर्था समानुपाती। अच्छा ए और बी का प्रथम समानुपाती आपको क्या बताया है, तो बताएं a²/b, जबकि ए और बी का द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती क्या सिखाया, √ab। ए और बी का तृतीय अनुपाती आपको क्या सिखाया, b²/a, जबकि ए बी सी का चौथा अनुपाती क्या बताया आपको, bc/a। इतना सारा बात आपसे पूछा जाता है, इसको आप ख्याल रखो, सबका प्रोसेस भी है, लेकिन आप इसको याद रखते हैं तो बहुत ही सहूलियत प्रदान हो जाएगा आपको प्रश्न बनाने के दौरान। चलिए P जो है 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है, P क्या है, 3 और 9 का तीसरा समानुपाती, b²/a, तो यह हो जाएगा 9 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका 3, यही तो है। जी हाँ यही है आपका b²/a, तो यह कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, है ना, 81/3 यानी कितना हो जाएगा 27। यही तो P का मान है। अब क्या कहता है, अब कहता है P का जब मान निकल के आ गया तो कहता है 6P और 4 का चौथा अनुपाती बताइए। अच्छा तो 6 और P के जगह पर क्या हो गया आपका 27
और 4 का चौथा समानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। अभी निकल के आ गया, यही पी का मान निकल के आ गया, इसी का चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया, जिसका मान हम क्या बताए, BC/A, यानी हो जाएगा आपका 27 गुना 4 और बटा कितना हो जाएगा आपका 6। चलिए इसको काट लीजिए, 2 या कितना हो जाएगा 3, 3 से 9 बार में 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18। जी हां 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले पी के मान पर आप विचार कर लीजिए कि पी का मान क्या आया। पी का मान आया 27। जब पी का मान आ गया तो 6p4 का बात किया, यानी 6 27 4 का चतुर्थानुपाती पूछा जो होता है BC/A। बी का मान 27, सी का मान 4, ए का मान 6, यानी 18 आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता, सुनिए, कहता प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए जहां तक अभाज्य संख्या का बात है, प्राइम नंबर का सवाल है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ करता है। चलिए तो 5, प्रथम 5, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद हो गया आपका 7 और उसके बाद क्या हो गया 11। यही तो है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। इसी का औसत बताना है। औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी हुआ करता है। चलिए इसको जोड़ लीजिए, क्या हो गया आपका, देख लो, यह हो गया 5 5 10 और 10 ही कितना हो गया आपका 18, 28 बटा कितना हो गया आपका, यह हो गया 5। जी हाँ 5 5 कितना हो गया 25, 5 दशमलव क्या हो गया आपका 6। जी हाँ 5.6 आपका राइट जवाब है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। यही जो है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का जो है एवरेज है। जी हां आ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है, सुन लीजिए, यह प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। डबल कंडीशन लगा हुआ है। एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर, कितना में, देखिए कुर्सी को जो है 720 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है। डबल कंडीशन के प्रश्न में हम आपको बार बार बोलते हैं, चला पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रय मूल्य निकालो। 25% का हानि होता है इतना बेचने पर, 25% हानि का फ्रैक्शन 75/100 हानि हो रहा है। इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, यह क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब जब क्रय मूल्य पे आ गए तब तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। लाभ चाहिए ज्यादा में बेचेंगे, हानि पर बेचना है कम में बेचेंगे। अब क्या कहता है, वो कुर्सी को कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। लाभ कमाना है, 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100। चलिए अब सोल्व कर लीजिए। यहां देखिए कट गया आपका, 25 से काट लीजिए 5 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से इसको काट लीजिए 240 बार में, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1200 रुपया। यानी कुर्सी को 1200 रुपया में बेचने पर जो है, जी हां, कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 25% का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। यानी कुर्सी पर 25% लाभ कमाने हेतु उसको कितना में बेचना होगा, तो 1200 रुपया में बेचना होगा। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 8वां क्या कहता है, सुनिए, कहता 2 मोबाइल में से प्रत्येक को 5000 रुपया में बेचने पर एक पर 10% का लाभ, जबकि दूसरे पर जो है 10% का हानि होता है। पूरे लेन देन में लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए हम आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए 2 कंडीशन बताए हैं। चला क्या सिखाए हैं कि अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में व्यापारी को न लाभ होता ना हानि। कब, जब क्रय मूल्य बराबर होता है तब। लेकिन अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार व्यापारी को सदैव हानि होता है और उस हानि का मान होता है X²/100%। यानी यहां विक्रय मूल्य बराबर है, सदैव हानि होगा और हानि का मान क्या हो जाएगा X²/100%, यानी 10²/100। जी हां, तो 100/100 क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा, 1% का हानि हो जाएगा। जी हां 1% का हानि हो जाएगा, X²/100%, 1% का हानि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9। अब देखिए क्या कहता है यहां पे 9 नंबर सवाल। 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी 3 संख्या का चर्चा है। कितना संख्या का चर्चा है, 3 संख्या का। जी हां 3 संख्या का चर्चा किया गया। अब क्या कहता है सुन लीजिए,
कहता दो संख्या जो है वह तीसरी संख्या से क्रमशः, है ना, एगो संख्या 10%, एगो 20% कम है। देखो तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं, पहला संख्या जो है उससे 10% कम, 100 से 10% कम कितना हो जाएगा 90, जबकि दूसरा संख्या तीसरा से 20% कम, अच्छा 100 से 20% कम कितना हो जाएगा आपका 80। अब क्या कहता है बताओ, तो दूसरी संख्या पहला से कितना प्रतिशत कम है, यही दूसरा संख्या जो पहला से कितना प्रतिशत कम है, अच्छा कम कितना दिख रहा है आपको 10, कहां से 90 से, यानी 10 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 100/9 यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 11.1/9% कम है। जी हाँ 11.1/9% कम है। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, आगे चलिए अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 10वां। कहता ए जो है वह एक कार्य को कितना देर में कंप्लीट करता है, 4 घंटा में। जी हाँ समझिएगा बात को, ए जो है एक कार्य को 4 घंटा में, जबकि बी और सी जो है मिलकर वही काम को कई घंटा में, 3 घंटा में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटा में, तथा ए और सी मिलकर कितना देर में, 2 घंटा में जो है वह कार्य पूरा कर सकता है। चलिए यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। इफिशियंसी देखिए यहां हो जाएगा 3, ये दोनों का कितना हो जाएगा 4, ये दोनों कितना 6। कहता है बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तब पूरे कार्य में बी के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पहले इस बात को समझो आप। जी हाँ अच्छा देखो क्या करो, पहले ए और सी वाला में ए को घटा लो, तो 6 में से 3 गया, क्या निकल बच गया, आ गया 3, यानी सी का इफिशियंसी 3। अब बी और सी में सी का घटा लो, तो 4 में से 3 चला गया, क्या बच गया 1, यही तो बी का इफिशियंसी है। यानी कहने का मतलब बी जो है अकेले पूरे कार्य को कितना घंटा में कंप्लीट करेगा, तो 12 घंटा में कंप्लीट करेगा। 12 घंटा वाला ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम पानी भी पी लेते हैं, आप लोग का जो सवाल है थोड़ा कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए राहुल कुमार बोल रहे हैं सर 10 नंबर का उत्तर 24 नहीं होगा, 12 घंटा ही होगा, आप देख लो, है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपसे बी का पर्सनल टाइम पूछा गया है। जी हाँ तो पूरे कार्य में बी के इफिशियंसी से आपको डिवाइड करना है। तो हम देखो क्या किए, ए के इफिशियंसी को ए और सी में घटाए, 6 में से 3 गया, क्या बच गया 3। अब बी और सी के एफिशिएंसी में अब सी का घटा लिए, तो 4 में से 3 गया 1, यानी बी जो है पूरे कार्य को 12 घंटा में ही कंप्लीट करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, सुनिए 11 नंबर सवाल। कहता पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर था। अच्छा पेट्रोल का कीमत कितना था, 90 रुपए प्रति लीटर। अब क्या कहता है सुनिए, पहले 30% का कीमत में वृद्धि हुआ। अच्छा तो कीमत बढ़ करके अब कितना हो गया, इसमें 130/100 से गुना कर लीजिए, यानी बढ़ने के बाद पेट्रोल का कीमत यह हो गया। उसके बाद फिर 10% का गिरावट आया कीमत में, जी हाँ कमी हुआ, 10% कम कर लीजिए, 90 बटा कितना हो गया आपका 100, यही तो है। तो अब वर्तमान में इन दोनों परिवर्तन के बाद वर्तमान में पेट्रोल का कीमत पूछा गया प्रति लीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, देखिए 3 शून्य काट करके हटा लीजिए, 1 2 3, इकाई स्थान को देख करके आप उत्तर करो। देखो तो ये हो गया 9 त्रिक 27, जी हाँ, यानी आप देख लीजिए इकाई स्थान पर 3 होना चाहिए, एक अंक दशमलव के बाद, एक अंक दशमलव के साथ, तो यह एक अंक दशमलव के साथ 3 वाला तो ये ऑप्शन है, यानी 105 रुपया, जी हाँ 30 पैसे प्रति लीटर, जी हाँ रुपया प्रति लीटर, यही पेट्रोल का वर्तमान में कीमत है। बस इकाई स्थान को देख, गुना भी करने के लिए जाएंगे, इकाई स्थान को देख करके उत्तर करेंगे कि 3 वाला एक अंक दशमलव के साथ वाला कौन सा ऑप्शन है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12 कहता है एक संख्या को 3 भागों में, है ना, कहता इस प्रकार विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 3 भाग में ऐसा बांटा जाता है ना, कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का जो है वो 8 गुना परस्पर बराबर है। देखिए 3 भाग संख्या का ए बी सी मान लेते हैं। अब यहां जो बात आपसे बोला गया कि पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का, दूसरा भाग को भी, दूसरे भाग का 6 गुना
और तीसरे भाग का जो है वह 8 गुना परस्पर आपस में बराबर है। चलिए 3 भाग एबीसी मान लिए थे। जब गुणात्मक भाग बराबर होता है तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। पलट लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 1/3, यह हो जाएगा 1/6 और यह हो जाएगा 1/8। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 है ना, यानी 8:4 कितना 3। यही तो है तीनों भागों के बीच का रेशियो। पहला भाग 1600 रुपया दिया गया है, तीसरा भाग, पहला भाग कितना 1600 जो यूनिट के तौर पर कितना है 8। आपसे क्या पूछा गया, तीसरा भाग पूछा, इसका यूनिट कितना 3, तो यह 200 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया। यही तो तीसरा भाग है मेरे भाई। तीसरा भाग का राशि कितना है 600 रुपया है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। बस ध्यान यही रखना है कि जब गुणात्मक भाग बराबर हो तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है ट्रेन 5 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पर जो है खड़े एक आदमी को पार कर जाता है। 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर जाता है और फिर क्या कहता है, और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाता है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, रेल की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक बात सोचो, अगर व्यक्ति को पार करता है ना प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो समय लगता है रेलगाड़ी को व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड, जबकि जो प्लेटफॉर्म को पार करता है 20 सेकंड। यहां 15 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति में, व्यक्ति को पार करने की स्थिति में रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगा वो खुद की लंबाई, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो दूरी तय करेगा खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी पहला स्थिति में जो दूरी तय होगा रेलगाड़ी का लंबाई, दूसरा में रेलगाड़ी प्लस में 330 मीटर, तो यही 330 मीटर दूसरा स्थिति में दूरी ज्यादा है, जिसके कारण समय कितना ज्यादा लग रहा है, यहां 5 सेकंड, यहां 20 सेकंड, 15 सेकंड का। यानी यहां से यह भी निकल के आ गया, रेलगाड़ी 15 सेकंड में 330 मीटर का दूरी तय करता है। रेलगाड़ी का चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई पूछा, व्यक्ति को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा, व्यक्ति को कितना देर पार करता है 5 सेकंड में, वही तो रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। चलिए 5 से 3 बार में 3 से काट लीजिए, 110 बार में 110 मीटर, यही तो रेलगाड़ी का लंबाई है 110 मीटर मेरे भाई, यही रेलगाड़ी का लंबाई है 110 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है शब्द नेशनल के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से जो है हर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्न में, देखिए इसमें कितना लेटर का इस्तेमाल किया गया है नेशनल में, है ना। तो लेटर काउंट करो तो 2 2 4 2 6 2 8, ऊपर लिख दीजिए 8 फैक्टोरियल, और जिसका 1 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया, देखिए किसका किसका जो है प्रयोग 1 से ज्यादा बार है। अच्छा बी का रिपीटेशन, एन का रिपीटेशन कितना बार है, तो एन का रिपीटेशन आप देखो कितना बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, जो 1 से ज्यादा बार आया उस पर विचार करना है। अच्छा ए का प्रयोग, क्योंकि जो 1 बार आया तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मान एक का भी प्रयोग 2 बार, फिर 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। और तो किसी का रिपीटेशन नहीं किया गया है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा फैक्टोरियल 8 को आप क्या लिखोगे, 8 गुना 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 का मान क्या हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है आपका 120, 6 720, उसके बाद 7 हो गया 5040, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का मान 5040। अब गुना करने का, इसमें 8 से गुना करके डायरेक्ट आप लिख सकते थे। फैक्टोरियल 2 का मान 2, आई भी 2 कितना हो गया आपका 4, 2 बार में, यही तो है। 10,080 वाला ऑप्शन देख लीजिए, जी हाँ 10,080 वाला ऑप्शन देखेंगे, इतना प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। 10,080 वाला ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर रिपीटेशन किसी का है, जितना बार रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना होगा, है ना। ऊपर में क्या लिखना है, जितना लेटर उतना फैक्टोरियल। आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 15। अच्छा ये बताइए, फॉर्मेट आपको सिखाए हैं ना, 2 फॉर्मेट बताए हैं ना। एक आपको क्या सिखाए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसका रिजल्ट क्या होता है मेरे भाई, इसका रिजल्ट होता है 2। एक फॉर्मेट और इसका जुड़वा भाई बताए हैं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। इसका उत्तर आपको क्या सिखाए हैं 4। यहां पर क्या होता है, दोनों को ब्रेक करोगे तो वहां पर 2ab कट जाता, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन होके a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 हो जाता है। नीचे के केस में a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाता है, 2ab 4ab ऊपर बचता, नीचे ab रिजल्ट 4। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उत्तर सीधा सीधी आंख मूंद करके मार देना क्या 2। क्यों कहे, उसका जवाब इसमें हम आपको दे दिए हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं है इसमें। अगले सवाल की ओर आ जाइए। सूर्य का उन्नतांश कोण यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री से 30, देखिए पहले 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, यानी घट गया। पहले जो था एंगल ऑफ एलिवेशन सूर्य का कितना डिग्री था, तो 45 डिग्री था, घट करके कितना हो गया, तो घट करके हो गया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया, है ना। परिणाम स्वरूप खंभे की परछाई 10 मीटर बढ़ जाता है, वास्तविकता बात है, कोण घटेगा परछाई बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर, यही तो है मेरे भाई। चलिए पहले अपने हिसाब से देख लीजिए, कोण को सेटिस्फाइड कीजिए। 10 45 1 10 30 का मान 1/√3 1, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा √3, है ना। ये हो जाएगा √3 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 1। आपको यह डिस्टेंस वास्तविक में कितना दे रखा है 10 मीटर, कितना दे रखा है 10 मीटर। चलिए 10 मीटर दे रखा है, जो √3 माइनस में 1 यूनिट का मान है, तो √3 माइनस में 1 यूनिट बराबर 10 मीटर, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे खंभा का ऊंचाई पूछा गया जिसको हमने 1 यूनिट ही मान रखा है, यही 1 यूनिट का मान निकालना है। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस में 1, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 2, 5 बार में काट लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर, आपका राइट जवाब हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, यही तो खंभा का ऊंचाई है। जी हाँ, यही खंभा का ऊंचाई है। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17। शांत जल में एक व्यक्ति का चाल दे रखा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतना ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। धारा का चाल आपसे पूछा, तो स्ट्रीम को हम यस मान लेते हैं। जी हाँ, धारा के चाल को क्या मान लेते हैं, यस। अच्छा देखिए, धारा के साथ जाएगा व्यक्ति तो चाल जुटेगा, क्या हो जाएगा 4.5, और प्लस में धारा के चाल को यस मान लिए। जबकि धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, यह हो जाएगा 4.5 माइनस में क्या हो जाएगा यस। अब क्या कहता है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतना ही दूरी धारा के विपरीत जो है दुगना समय लेता है तय करने में। अगर यहां पर जो है हर धारा के साथ चलकर दूरी को 1 घंटा में तय करता है, तो यही दूरी धारा के विपरीत चलकर कितना देर में तय करेगा, दुगना समय यानी 2 घंटा में। आप इसको t मानिएगा तो भी t कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए सोल्व कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 4.5 प्लस में s बराबर में 9 माइनस में क्या हो गया आपका 2s, इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 3s बराबर में कितना हो गया आपका 4.5, यानी s स्ट्रीम क्या निकल के आ गया, यह हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। बस दोनों स्थिति का डिस्टेंस बराबर था, है ना। चलिए, धारा के साथ जाता है तो चाल जुटेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है अल्कोहल और पानी के 70 लीटर मिश्रण में, कितना लीटर का मिश्रण है 70, पानी कितना परसेंट है, पानी हो गया आपका 10%। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाए, ताकि पानी की मात्रा 25% हो जाए। पानी को ही लेकर के हम प्रश्न बना देते हैं, फिर पानी मिलाने का बात हुआ है, तो अब तो पानी मिलाओगे तो उसमें पानी तो 100% हो गया, केवल पानी मिलाने का बात हुआ है। परिणामी मिश्रण में कितना परसेंट पानी हो गया 25। चलिए एलिगेशन लगा दिया हमने, है ना। देखिए रेशियो निकाल लीजिए, यहां हो जाएगा 75 और 25 में से आपका 10 चला गया 15, यानी 5 क्या हो गया 1। यह पहले वाला मिश्रण का मात्रा है और यह बाद में जो पानी मिलाया जा रहा है उसका मात्रा के बीच का रेशियो आ गया। पहले का मिश्रण कै लीटर का था 70 लीटर का, कितना लीटर का 70 लीटर। यूनिट देखिए पहले का यूनिट कितना है 5, यह 5 यूनिट का मान हुआ 70 लीटर। आपसे पूछा गया इसमें कितना पानी और मिलाए, तो बाद में मिलाने वाली पानी की मात्रा 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14। यही तो आपका रिजल्ट है 14 लीटर। कितना मेरे भाई 14 लीटर। जी हाँ,
14 लीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, यानी 14 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो जो पानी का प्रतिशत पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाइए। अच्छा, 5 वर्ग का बात किया गया, स्क्वायर का बात किया गया। जी हाँ, 5 वर्ग का बात किया गया है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक बार कमेंट सेक्शन, और किन्हीं का तो कोई बात नहीं पूछा गया है। अच्छा, अमित एक बार बोल रहे हैं कि 10 नंबर थोड़ा फिर से एक बार बता दीजिएगा सर। देख लेते हैं 10 नंबर पे क्या है। अच्छा, 10 नंबर तो हमने बताया, एक बार रिपीट भी कर दिया था, किन्हीं के द्वारा पूछा गया था। तो चलिए देख लीजिए फिर से एक बार, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए, ए जो है किसी कार्य को 4 घंटा में, बी और सी जो है वह 3 घंटा में, जबकि ए और सी जो है वही काम को 2 घंटा में। यही बात इतना दिया गया था। यहां से हमने पूरा कार्य जूम कर रखा। कार्य को कैसे जूम करते हैं? सब कैल्शियम ले लीजिए, 4 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12। इफिशियंसी सोचिए, इफिशियंसी के बारे में हमने आपको क्या सिखाया? इफिशियंसी होता क्या है? वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, घंटा में समय का जिक्र किया गया तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट में समय का जिक्र है तो 1 मिनट में किया गया कार्य। चलिए, इसका इफिशियंसी 3, इसका 4, इसका कितना? 6। अब कहता है बताइए बी अकेला इस काम को कितने समय पूरा करेगा? तो पूरे कार्य में बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर रहे हैं। बी का इफिशियंसी कैसे निकाले? तो ए और सी में 1 घटाइए, 6 में 3 गया 3। सी का इफिशियंसी निकल गया, बी और सी में घटा लीजिए, 4 में 3 गया 1। यही तो बी का इफिशियंसी 12 घंटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, हम लोग थे प्रश्न संख्या 19 में। जी हाँ, कहा था 5 वर्गों की परिमिति क्रमशः 24, 32, 40 और 76 तथा 80 है। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? चलिए, तो एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 5 के वर्गों के क्षेत्रफलों के 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए, 5 का क्षेत्रफल का जोगफल निकालिए। यह सब वर्ग का परिमाप है, इसका भुजा निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, भुजा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कीजिए, भुजा निकल के आएगा, उसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए, दूसरा वर्ग का परिमाप कितना है आपका? 32, उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, उसका प्रत्येक भुजा है, उसका वर्ग कर लीजिए, क्षेत्रफल आ गया। तीसरा वाला का परिमाप है 40, 4 से डिवाइड कीजिए, वर्ग कर लीजिए, यह तीसरा वाला का क्षेत्रफल आ गया। चौथा वाला का परिमाप है 76, 4 से डिवाइड कीजिए, एक भुजा निकल के आया, वर्ग कर लीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। और पांचवा वर्ग है जिसका परिमाप है 80, 4 से डिवाइड कीजिए, जी हां, और स्क्वायर कर लीजिए, चौथा वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए, नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। यह नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया था, उसका स्क्वायर रूट कर लिए, उसका भुजा का मान निकल के आ गया। अब उसका परिमाप चाहिए। चलिए, बाहर में 4 से गुना कर लीजिए, जब भुजा निकल के आ जाएगा 4 से गुना कर लेंगे, नया वाला वर्ग का पैरामीटर आ जाएगा। चलिए, यहां देखिए, 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में, है ना, 4 से 10 बार में, 4 से कितना बार में? 19 बार में, और 4 से 20 बार में। कितना आएगा देख लो, यह 36, 64, 100, 361 और 400, यानी आपका ये जो निकल के आएगा ये 961 आ जाएगा। जी हाँ, 961, 4 से गुना कर लीजिए। अच्छा, 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। जी हाँ, तो 31 गुना इसका स्क्वायर रूट 31, 31 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 124। कितना? 124 सेंटीमीटर। यही तो नया वाला वर्ग का पैरामीटर हो जाएगा, 124 सेंटीमीटर। जी हाँ, 124 सेंटीमीटर। जिनको संतुष्टि नहीं है आप जोड़ भी सकते हैं। देखिए, किस क्या क्या आया आंकड़ा आपका? एक आएगा 36, एक आया 64, एक आया 100, और एक आया 361, और एक क्या आया आपका? 400। आप जोड़ लीजिए, वही आएगा, 961 ही आएगा। जी हाँ, यही से 961 हमने लिखा था जोड़ करके। आप देख लीजिए, निकाय स्थान को देखिए। चलिए, 6 4 10 और 1 11। जी हाँ, 961 ही आएगा। जी हाँ, यही था आपका नया वाला वर्ग का परिमाप। चलिए, अगले सवाल की ओर आइए, और यह मैथ्स का आपका आखिरी सवाल है। कहता है वह अधिकतम संख्या, आराम से बात को समझिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 और 487 में जो है भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। देखिए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो हम आपको क्या सिखाएं? कुछ नहीं करना चाहिए, बस जिस संख्या का जो शेष है उसमें घटा करके उसका HCF निकाल लेना है ना। चलिए, तो प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है, तो 280 माइनस में 4, अब की बार 349 माइनस में 4, अब की बार 487 माइनस में 4। चलिए, सबका रिमाइंडर 4 था तो सब में 4 घटाए, यह हो गया 276, यह हो गया 345, और यह कितना हो गया आपका? 483।
इसका HCF निकाल लीजिए प्रत्येक संख्या का। चलिए सभी संख्याओं का HCF। अच्छा HCF का मतलब क्या होता है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को पूरा पूरा क्या करे, विभक्त कर दे। इसका HCF देखिए क्या हो जाएगा आपका 89 नहीं होगा, क्योंकि 89 से आपका 276 ही नहीं कटने वाला है। देखिए 69 से आपका कट जाएगा 276 4 बार में, 345 से आपका 5 बार में, और 69 से 345 5 बार में, जबकि 69 से 483 जो है वह 7 बार में, यानी 69 ही आपका राइट जवाब होगा। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, तो आप देखोगे कि 69 से आप डिवाइड करोगे 280 को, है ना, तो 4 रिमाइंडर आएगा। 69 से आप 349 को डिवाइड करोगे तो यहां भी 4 रिमाइंडर आएगा। 487 को आप 69 से डिवाइड करोगे यहां भी 4 रिमाइंडर आएगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसको घटा करके, है ना, प्रत्येक यानी सभी संख्या का HCF निकाल लेंगे। अगर सबका रिमाइंडर समान है तो सब में समान संख्या घटाएंगे, अलग अलग है तो सब में अलग अलग संख्या घटेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 6 गुना है। चलिए लड़का लड़की की संख्या का रेशियो, लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से जो है 6 गुना, यानी 1:6 का रेशियो है, 1:6 का अनुपात है लड़का लड़की के बीच का। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दर्शाई गई संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकता है। देखिए छात्र का संख्या कुल संख्या ऐसा होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, पूरे यूनिट से, क्योंकि लड़का लड़की का संख्या 1.5 गो आधा गो, है ना, बटा खचिया में आने वाला नहीं है, वो तो जब भी होगा तो पूर्ण संख्या में होगा। 7 से 56 कटता है तो यह तो आपका हो ही सकता है कुल संख्या। 7 से 35 भी कटता है, यह भी हो सकता है। 42 भी कटता है, यह भी हो सकता है। 65 नहीं होता है, जी हां 65 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी 65 कुल विद्यार्थियों की संख्या कभी भी नहीं हो सकता इस स्थिति के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 22। ये देखिए हर एक सिंबल का रिलेशन बना के दे रखा है। इस इक्वेशन के तहत आपको जांचना है कि कौन सा समीकरण आपका सही है। चलिए एल स्टार एम पर विचार करिए। स्टार क्या कहता है, स्टार कहता है, सुनिए यहां पे, ए बी का पुत्र है, पहले वाला दूसरा वाला का, यानी यल पुत्र है, किसका पुत्र है यल, तो यल जो है किसका पुत्र है, यम का पुत्र है। आगे बढ़ाइए। एट द रेट क्या कहता है, एट द रेट बी, ए बी का यानी पहले वाला दूसरा वाला का पिता है, यानी देखिए यम पिता है किसका, यही बात बोला गया। देखिए एट द रेट क्या कहता है, यही से समझना, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन किया गया यहीं से हर सिंबल के, है ना, प्रयोग को समझना है। चलिए एट द रेट कहता है ए बी का पिता, नहीं पहला वाला दूसरा वाला, तो उसी प्रकार से यम पिता है किसका, यम पिता है यन का, यन उसका बेटा है कि बेटे, भी क्लियर नहीं है। प्रतिशत क्या कहता है, ए बी की पत्नी है, पहले वाला दूसरा वाला की पत्नी है, यानी एन पत्नी है, किसकी पत्नी है, ओ की। चलिए पति पत्नी का बात हो गया, है ना, ओ तो किसी और व्यक्ति का संतान होगा। अच्छा स्टार क्या कहता है, देखिए ए बी का यानी पहले वाला पुत्र है किसका, पी का, यहां ओ पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का। अब देखिए क्या कहता है, ऑप्शन जांचना कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एन क्या पी की पुत्र वधु है, एन जो है पी की पुत्र वधु है। देखिए तो पी का पुत्र ओ और उसका जो है पत्नी यन, तो यन जो है पी का पुत्र वधु है, उसके पुत्र का जो है पत्नी है, तो पहला ही स्टेटमेंट सही, आगे जांचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी नहीं गया एक से ज्यादा वाला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 23। अच्छा निश्चित कूट भाषा में 1 को 26, ई को 22, यहां से यही पता चला सबका उल्टा पोजीशन, जी हां राइट साइड से पोजीशन का प्रयोग किया गया। तो उसी प्रकार से देखो आर का स्थान 18, उल्टा स्थान कितना हो जाएगा आपका, हाँ 27 में से घटा लीजिए, उल्टा स्थान हो जाएगा 9, ई का 5, उल्टा स्थान हो जाएगा 22, ए का 26, यानी 9 22 26, डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा उल्टा 23, और 22 हो गया आपका 25, उल्टा हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हां उल्टा अगर नहीं भी याद है 27 में से घटा के निकाल सकते हैं। आर का 18, 27 में से 18 गया 9, ई का 5, 27 में से 5 गया 22, ए का 1 26, डी का 4, 27 में से आपका 4 चला गया 23, 22 का 25, है ना, 27 में से आपका 25 चला गया 2। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 24 पे, क्या कहता है सुनिए आराम से। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, किसका दिया जाता है,
तो अब बाएं सिरे से 7वां हो जाता है। सोचिए बाईं और 2 स्थान खिसकाने के बाद वो बाईं सिरे से 7वां है, इसका मतलब पहले उसका पोजीशन 7 प्लस में 2 कितना रहा होगा, बाएं सिरे से 9वां। वही कहता पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति, प्रारंभिक की स्थिति बताना है दाहिना तरफ से। चलिए तो P2 निकालना है, टोटल कितना लड़का का जिक्र है 16, तब P2 बराबर टोटल माइनस में P1 प्लस में 1, तो यानी 7 1 कितना हो जाएगा आपका 8वां। जी हाँ, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 8वां आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी प्रारंभिक स्थिति में उसका दाएं तरफ से स्थान बताना है। आप क्या जानते हो कि टोटल बराबर P1 प्लस में P2 माइनस में 1। अब अगर P2 चाहिए तो टोटल माइनस में P1, 16 माइनस में 9 और प्लस में 1। जी हाँ, तो यह हो जाएगा 7 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका 8वां। अगले सवाल की ओर आइए, आखिरी सवाल है आपका। अच्छा क्या कहता है सुनिए, कहता है घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार वो बजता है। तो बताओ एक दिन में कुल कितना बार बजेगा, एक दिन यानी 24 घंटा। 1 बजे 1 बार घड़ी बजता है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार से घड़ी में कुल कितना घंटा होता है, कितना बजता है 12, यानी 12 बजे 12 बार बजेगा। और इस प्रक्रिया को कितना बार दोहराया जाएगा 24 घंटा में, तो 2 बार। यही तो है भाई, 1 बजे घड़ी 1 बार बजेगा, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार। इस प्रक्रिया को 2 बार रिपीट कर लीजिए। चलिए यह तो एपी में है, यानी Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, 1 प्लस 12, इसका दुगना कर लेना है, 2 से 2 काटिए, 13 बढ़े कितना हो जाएगा आपका 156। यानी एक दिन में जो है घड़ी कुल कितना बार बजेगा, 156 बार बजेगा। कितना, 156 बार बजेगा। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 34 का टोटल 25 क्वेश्चंस, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है 7:30 बजे, आप पहले पीडीएफ को जरूर बनाएं। पीडीएफ बनाने के बाद ही आप लाइव डिस्कशन में जुड़े तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम आपको बार बार यह जो मॉक टेस्ट है आपका हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है, इसलिए हर एक प्रकार के बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो जुड़े हो तो बहुत बढ़िया ही किए, जो नहीं जुड़े उनको भी आप थोड़ा कन्विंस कीजिए ताकि वो भी जुड़े और इसका फायदा उठा पाए। चलिए हम लोग का मुलाकात होगा अगले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 35 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।